वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की तरफ से हर साल इशू की जाती है। इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान 108 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि उसके साथ अगर हम इंडिया की स्टैंडिंग देखते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में तो वो 126 पे स्टैंड कर रहा है। ऑल्दो हमें पाकिस्तान में महंगाई जितनी दिखाई दे रही है और जो कांस्टेंट साइकिल ऑफ चेंजिंग रिजीम हमने पिछले 76 ईयर्स में फ़ेस किया और अभी भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसके साथ साथ जो है यूथ बल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वो हमारे हमसाया जो मुल्क है इंडिया से बेहतर है। ऑल्दो हमारा कोई कंपैरिजन है तो नहीं इंडिया के साथ, बिकॉज जिस तरीके से उनकी इकॉनमी का बूस्ट हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि वहाँ पे इकॉनमी उनकी जो है वो 6th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है इंडिया। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इश्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, गुर्बत जो है वो वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे भी ऑल दो जो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है वो इम्प्लीमेंट तो किया, जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी वो तो स्ट्रेंथन हो गई इकॉनमी के हवाले से, लेकिन जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो इन इक्वालिटीज़ हैं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे आपको विनर्स जो हैं वो कम दिखाई देते हैं, जबकि जो लूज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो स्ट्रेटा होता है आपकी सोसाइटी का वो तो अमीर से अमीर तर होता जाता है, लेकिन बाकी सोसाइटी के ऊपर उसके जो अफेक्ट्स हैं वो हमें नहीं दिखाई देते, उनके ऊपर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। और यही वजह है कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी इसमें ज़ाहिर है कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर उन्होंने मेजर किया होना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, उसका जो इंडेक्स उन्होंने बनाया तो उसमें ज़ाहिर है डेमोक्रेसी के इंडिकेटर को उन्होंने देखा, हेल्थ केयर सेक्टर के इंडिकेटर्स को देखा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडिकेटर्स को देखा, और इसके साथ साथ जो है बाकी करप्शन इंडेक्स उसमें आ जाता है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसके तहत जिसको हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंटिनेंट की, तो वहाँ पे फिनलैंड जो है उसके हवाले से अगर हम देखें तो ये कोई 7th कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर आ रहे हैं। वो पहले नंबर पे क्यों आ रहे हैं अगर हम उसको एनालाइज करें तो वहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वो एक वेलफेयर स्टेट है। और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो पहले जो इंडेक्स में पहली जो 10 कंट्रीज़ हैं उनमें उस लिस्ट में वो शामिल हैं। और उसके साथ साथ अगर आप यूएस की बात करो या फिर जर्मनी की बात करो तो वो यूएस एंड जर्मनी जो हैं वो पहली 20 कंट्रीज़ में भी शामिल नहीं हैं। सो इसकी क्या वजह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में उनकी जो स्टैंडिंग है वो पहली 20 कंट्रीज़ में भी नहीं है। एज अ ग्लोबल पावर्स हैं वो, इकोनॉमिक हब हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ सालों में चाहे अमेरिका हो या फिर जर्मनी हो, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन जो है इट इज़ स्काई रॉकेटेड बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब वो टेंशन्स कौन सी हैं वहाँ पे, जब यूरोपियन कंटिनेंट की बात करते हैं, अब हमने जर्मनी को अगर देखना है तो वहाँ पे आप ये देखो कि रशिया से जो है वो अपनी एनर्जी नीड्स जो है वो पूरी किया करता था। जर्मनी की जो इकॉनमी थी उसको सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हो कि जो रशिया की गैस है या फिर एनर्जी है वो फ्यूल किया करती थी। लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर इरप्ट होती है तो उनके दरमियान जो एनर्जी डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के तहत जो रशिया है वो गैस प्रोवाइड करता था जर्मनी को। सो उसके तहत होता क्या है कि एक तो वैसे टेंशन चल रही होती हैं, वीट क्राइसिस हमारे सामने आ जाता है, और उसके बाद जो है जर्मनी पर्टिकुलरली ट्विन क्राइसिस का शिकार होता है, महंगाई भी होती है और फिर एनर्जी डायलेमा जो है उसका वो भी वर्स्ट हो जाता है। इसी वजह से पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं लाइक दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, वहाँ के अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, वहाँ की अपनी पॉलिसीज से, वहाँ की अपनी मईशत से। और जबकि आप अमेरिका को जब एनालाइज करते हैं
तो अमेरिका के हवाले से भी इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है कि 2020 से अब तक जब से बाइडन पावर में आए हैं, अमेरिका की जो मईशत है वो कोई इतनी आइडियल नहीं रही है, और अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो कोई इतनी आइडियल नहीं रही है। हमने देखा कि डेमोक्रेसी इंसरेक्शन, वो जो कैपिटल हिल के ऊपर इंसरेक्शन होती है जिसके तहत अटैक किया जाता है कैपिटल हिल को, जिसमें जो ट्रम्प के सपोर्टर्स होते हैं वो इतने वायलेंट किस्म के हो जाते हैं कि वो नताइज को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह की जो सिचुएशन है वो आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो दिखाई देती है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं दिखाई देती। अब उसमें आप ये भी तो देखें कि जो अमेरिका है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जो है ज़ाहिर है सबसे आगे होता है, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी जो इनलार्जमेंट की उनकी पॉलिसी थी जो पर्टिकुलरली 90s के बाद वो प्रमोट करते हैं, तो अब वहाँ पे भी जो डेमोक्रेसी है वो अंडर थ्रेट है। और यही वजह है कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट की डिबेट भी अमेरिका में आपको नज़र आएगी। पहली जो डिफ़ॉल्ट की डिबेट अमेरिका में होती है यूएस डेट डिफ़ॉल्ट की डिबेट, जब जो है कांग्रेस जो है डेट सीलिंग बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होती, तो उस टाइम कर्ज़ इतना ज़्यादा हो चुका होता है। अमेरिका की जो कर्ज़ की जो लिमिट होती है उससे अमेरिका वो क्रॉस कर चुका होता है, तो फिर इवेंचुअली कांग्रेस को डेट लिमिट बढ़ानी पड़ जाती है। लेकिन सादा अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो महंगाई है और जो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने दुनिया को दिया, वो पॉलिटिकल सिस्टम इरोड हो रहा है। ये वजह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो अमेरिका की स्टैंडिंग है वो भी अफेक्ट हुई है। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी।